नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हिंदी की जानी मानी लेखिका शशि श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी त्रिशंकु। शशि श्रीवास्तव जी पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जैसे जैसे सांझ का सुरमई रंग गहराता जा रहा था, ड्राइवर बस की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। फतेहपुर आते आते समूची कायनात का मुंह काला हो गया था। जैसे उसने जानते बूझते इस तरह के वक्त का चुनाव किया था कि फतेहपुर पहुंचते पहुंचते रात हो जाए। दरअसल वो सबसे पहले अपने मामा से मिलना चाहता था। दिन के उजाले में बस स्टेशन से घर तक न जाने कितने जानने वाले मिलते और उसकी गुमशुदगी के बाबत कई सवाल दागते। एक ना चाहा हुआ व्यवधान उत्पन्न होता और घर पहुंचने में देर भी हो जाती। फतेहपुर के नाम पर वो अपने मामा से सीधे मिलने को बेचैन हो जाता है। उसका वश चले और सुविधा हो तो हवा के परों पर सवार होकर सीधे मामा के पास पहुंचकर ही उतरे और मामा उसे देखते ही पहले तो मुंह फेर कर बैठ जाएंगे और फिर झूठा गुस्सा दिखाएंगे। पर ज़्यादा देर उनका गुस्सा टिक नहीं पाएगा। वे गुस्सा झटक कर उसकी ओर घूम जाएंगे। मामा का नकली गुस्सा भीतर से फूटती मुस्कान को जबरन दबाएगा, मगर वे प्रश्नानुकूल निगाहों से उसकी ओर देखने लगेंगे। उस पर जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका सोमू जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो गया है, उसे एक स्थायी बैंक की नौकरी मिल गई है जिसे पाने के लिए उसे मामा से दूर रहना पड़ा था और लोगों ने समझा था कि सोमू गुमशुदा हो गया है, तो वे कितने खुश होंगे। घर में रहकर वो कभी अपने कभी मामा के जख्मों पर मरहम लगाता रहता तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कब और कैसे करता। ये सब सुनते ही मामा का गुस्सा गायब हो जाएगा। वे आंसू भरी आंखों से कुछ देर सोमू की ओर देखते रहेंगे, फिर लपक कर उसे गले लगा लेंगे। अनायास ही सोमू के होठों पर मुस्कान खिल गई। कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता हुआ वो कब घर के सामने पहुंच गया उसे खुद ही पता नहीं चला। इत्तेफाक से लाइट आ रही थी। घर के बरामदे में सदा जलने वाला बल्ब भी जल रहा था, पर जाने क्यों घर उसे बेहद उदास लग रहा था। उसकी सारी रौनक और चहल पहल मानो अज्ञातवास को चली गई थी। जैसे एक अव्यक्त खुशी से लबरेज उसके अंतर में सहसा आशंकाओं के अंधड़ चढ़ने लगे थे। मामा के कमरे और खिड़कियों के धूल दूसरे बंद कपाटों पर लगे मकड़ी के जालों को देखकर उसकी सांसों का स्पंदन बेलगाम हो गया था। हो सकता है मामा मंदिर से लगे कमरे में हों। उसने खुद को दिलासा दी थी। कई बार मामी से कहा सुनी तनातनी बढ़ जाने पर मामा कई कई दिन तक उसी में जाकर रहते थे। सोमू जल्दी से मंदिर की ओर बढ़ गया। मामा अगर वहां होंगे तो मंदिर में सुबह की पूजा के निशान भी होंगे, फूल और धूप बत्तियों की महक भी वहां भरी होगी। सोचते हुए उसने मंदिर का द्वार खोला, जिसे खोलते ही उसकी नासिकों में एक बासी सीली सी गंध आ टकराई, जिसने उसके सर पर एक वज्र सा प्रहार किया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। सामने रखी हनुमान की मूर्ति और शिवलिंग देखकर लगा जैसे मंदिर और मूर्तियां वर्षों से मानवीय स्पर्श से वंचित रहती आई हैं। वो घुटनों के बल वहीं बैठ गया था। सबसे पहले उसने हाथ से मूर्तियों पर जमी धूल साफ की। फिर याद आया रामायण के गुटके के नीचे फलालेन का पीला कपड़ा मामा रखते थे। उसी से वे मूर्तियों के पास गिरे फूल और धूप बत्तियों की राख साफ करते थे। उसने उसी कपड़े से मूर्तियां और मंदिर साफ किया। मंदिर के बाहर लगे हैंडपंप से हाथ मुंह धोकर धूप बत्ती जलाई। बाहर आंगन में लगे गेंदे के फूल तोड़कर मूर्तियों के पास रख दिए और जैसे ही उसने आरती की और हाथ बढ़ाया उसके अंदर से आवाज आई, ये क्या कर रहे हो? इस तरह तुम्हें कभी मंदिर में नहीं देखा। उसके भीतर बचपन से बैठ चुके नास्तिक ने जैसे सवाल किया। हाँ तो जैसे मामा करते थे मैं भी कर रहा हूं, तुझे क्या? उसने तमक कर कहा था। मामा का छोड़ा हुआ अधूरा काम वो चाहे पूजा ही क्यों ना हो, सोमू को करना ही है। जिसे ऐतराज हो वो देखे या न देखे, उसकी मर्जी। सोमू ने स्वयं को जैसे दो टूक फैसला सुना दिया था। वैसे भी उसकी आदत थी, बचपन में दुविधा में कभी नहीं रहा था। वो जो करना है किया, जो नहीं करना है नहीं किया। ऐसा करता भी क्यों नहीं वो? भगवान ने कुल 10 साल की उम्र में ही उसके माता पिता को एक साथ छीन लिया था। उसी समय से मंदिर और मूर्तियों से उसका जीव चट गया था। जब वो लोगों से सुनता कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, तब कहने वालों से पूछने का उसका बहुत मन करता कि एक 10 साल के बच्चे से
उसके माता पिता को एक साथ छीन लेने के पीछे भगवान की कौन सी नेक मंशा छुपी थी? पर वो जानता था कि कोई उसकी बात सुनेगा नहीं। सोनू के पास एक मामा ही तो थे, अब उनका भी पता नहीं क्या होगा मेरा, सोचते उसका मन भारी हो गया। वर्षों से अपने दुखों, तकलीफों, निराशा व अवसाद की भट्टी में अकेले जलता रहा, पर मामा का संबल बन उनकी जीवनी शक्ति चुकने नहीं दी थी। पर आज यूं लग रहा है जैसे नियति ने कभी ना खत्म होने वाली अंधी सुरंग के हवाले सोमू को कर दिया था। आज किसी के कंधों के सहारे की बहुत जरूरत हो रही थी। काश अपने कंधे पर सर रख पाता, पर ऐसा संभव कहाँ होता है। सोमू सोचते हुए दोनों हाथों के संपुट में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ा था। कहा तो मामा से मिलकर उन्हें दिखाने आया था कि उनका सोमू अब लापता नहीं बापता हो गया है। अब वे जितनी चाहें उतनी चिट्ठियां उसके पते पर भेज सकते हैं और अपने सुख दुख बांट सकते हैं। अब अपनी खुशी वो किससे कहे? मामा कहीं बाहर यूं ही घूमने फिरने भी नहीं जा सकते हैं। उसके भीतर से दिलासा का एक स्वर उभरा तो, लेकिन हर वक्त सिर पर सवार रहने वाला निराशा का भूत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इस बिना पर अब मंदिर में उसके रुकने का कोई औचित्य नहीं। मामी किसी भी क्षण आ जाएंगी और उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देंगी। पिछले सालों में मामी ने सोमू के नाम के साथ लगाने के लिए न जाने कितने नए नए विशेषण कंठस्थ कर रखे होंगे। उसने अपने आंसू पोंछे और चलने को उद्यत हुआ ही था कि अपने पीछे उसे आहट सुनाई पड़ी। घूमकर देखा तो सामने मामी खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके भीतर मामा के प्रति सिर उठा रहे संदेह की पुष्टि हो गई थी। उम्र के बोझ से सिकुड़ गई अपनी आंखों को और सिकोड़ कर वे एकटक अपलक उसी की ओर देखे जा रही थी। कुछ देर देखने के बाद बोली, तुम सोमू हो ना? मामी के शब्दों ने आशंका को मुंह चढ़ाते हुए मिश्री की डली से कुछ शब्दों ने सोमू के कानों में रस घोला था। उससे भी बढ़कर निराशा व निरावलंबता की आंधी में तिनके से उड़े जा रहे उसके वजूद को मामी के शब्दों ने सहारा भी दिया था। अभी वो अपनी सोच में डूबा ही था कि मामी ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए, वो भी प्यार से। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था, वो नींद में है या जाग में, जरूर सपने की जद में है वो, उसे लगा। उसने जोर से अपना सर झटका, अपने बालों पर हाथ फिराया, तब भी सम्मुख जो दृश्य था वो नहीं बदला। तब जाकर वो समझ पाया कि वो जो देख रहा है वाकई सच है। उसकी मामी ही उसे प्यार से देख रही हैं। उनकी आंखों में ममता का वही सागर लहलाता दिखा जो मामा की आंखों में वो देखा करता था। अरे ऐसे का देख रहे हो, भूल गए का हमको तुम्हारी मामी है हम? अच्छा हमारा इस पहरावा देखे के? मामी ने बुत बने सोमू को अपनी ओर ताकते पाकर आंसू भर कर कहा। साड़ी के छोर से आंखें पोंछी और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए फिर बोली, का कीन जाए बच्चा, जौन किस्मत में लिखा होत है वही होत है। तुमरे मामा का और हमरा इतने ही दिन का साथ बदा रहा बस। मामी उसके बालों में प्यार से उंगलियां फिराने लगी। सोमू किंकरते विमूढ़ मामी के अस्वाभाविक आचरण पर खुश होने की बजाय अचंभित एकटक उन्हें देख रहा था, साथ आशंकित भी हो रहा था। नहीं समझ पा रहा था कि जिन मामी की जिह्वा की नोक पर उसके लिए अंगारे और आंखों में घृणा की चिंगारियां समाई रहती थीं, उन्हीं मामी का कायांतरण कैसे हो गया और क्यों हो गया। एक पल को तो उसके जी में आया कि ममता के सागर में डूब कर वो मामा की मौत का मातम मनाए, अपने भीतर बह रही तरलता को मामी के आंचल के हवाले कर किंचित राहत पाले, भूल जाए कि मामी ने कभी चैन की एक सांस तक लेने के लिए उसे तरसा दिया था। सहसा उसका हाथ अपने पैरों की गांठों पर पड़ गया। उस जानलेवा जलन की याद आते ही वो बुरी तरह सहम गया था, पर विचारों को झटक कर मामी को देखने लगा। मामी इन 2 वर्षों में घटने वाली सारी घटनाओं का ब्यौरा दे रही थीं कि मामा का एक रात सोते सोते हार्ट फेल हो गया। उनके मरते ही गांव वालों ने योगी भैया को सिखा पढ़ाकर बटाई वाली जमीन पर एक तरह से कब्जा कर लिया है, बस दूर वाली जमीन बाकी बची है। मामी की बातों को सोमू जैसे सुनकर भी सुन नहीं पा रहा था। एक तो मामा की मौत की बात सुनकर उसके कोमल मन को ताड़ ताड़ तोड़कर रख दिया था, ऊपर से मामी के दुख में वो रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वे बातें बिल्कुल भूला नहीं था जिनमें मामी कैसे उसके मामा के आंसुओं को उपहास का विषय बना दिया करती थी। उनकी हंसी उनके चिढ़ का कारण बन जाया करती थी। अगर वो मामी से लिपट कर रोया तो वे उसके आंसुओं का भी मजाक का विषय न बना दें।
क्योंकि मामी की गहरी मान्यता थी कि पुरुषों को घोर से घोर विपत्ति में भी पुरुषों का रोना शोभा नहीं देता। रोते बसूरते स्वभाव वाले पुरुषों को वे जनाने स्वभाव का मानती थीं। ऊपर से मामी का अकल्पनीय अस्वाभाविक आचरण किसी आने वाले तूफान की पूर्व पीठिका तो नहीं? कहीं मामी उसके लिए भी वैसा ही लाक्षागृह तैयार तो नहीं कर रही हैं जैसा मामा बताते थे उसके पिता के लिए किया था, जिसमें उनका जीवन मान सम्मान सब कुछ होम हो गया था। और आज सोमू की बारी है। आज तो मामा भी नहीं है। बचपन की धुंधली यादों ने उसे घेर लिया तो उसने उठकर भाग जाना चाहा था, मगर तब तक उसकी मामी पानी के साथ लड्डू ले आईं और खाने का आग्रह करने लगी। बस निकलने की गुंजाइश न देख उसने मामी के हाथ से पानी का गिलास लिया और एक सांस में पूरा पी गया। मामी के स्वभाव में परिवर्तन देख उसको कहीं पढ़े हुए कुछ शब्द याद आ गए। मरने वाले अकेले नहीं मरते, अपने पीछे रह जाने वालों को भी मार जाते हैं। लगता है मामा उसकी मामी की बुराई को मारकर अपनी अच्छाई उनके भीतर रोक गए हैं। मामा ने सोचा होगा सोमू अकेला रह जाएगा तब मामी के कोप से कौन बचाएगा उसे। काश मामी का ये रूप अपने जीते जी मामा भी देख लेते तो उम्र भर रिश्तों का दंश तो उन्हें न भोगते रहना पड़ता। वे भी चैन की मौत मर सकते थे। मामा मामी सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर पति पत्नी जरूर थे, पर उम्र भर एक दूसरे को काटते छीलते हुए अपने बीच की दूरी वाला पाट चौड़ा करते रहे थे। उनमें ना तो बात व्यवहार की समानता थी, ना सोच व पसंद ही मिलते थे। मामा की इच्छा का सम्मान करना तो दूर, उन्हें खुशी व राहत देने वाली सारी बातें उनके निशाने पर रहती थीं। मामा के होंठों की हंसी नोच लेना, उदासी व अवसाद को मजाक का विषय बना देना मामी का मनपसंद कार्य था। दरअसल भोग विलासिता वाला जीवन पसंद करने वाली मामी मामा की जमीन जायदाद की पूरी मिल्कियत के साथ साथ उन्हें कठपुतलियों की भूमिका में देखना चाहती थी। उसके लिए मामी ने अपनी उंगलियों में कुछ अदृश्य डोरियां भी बांध रखी थीं, मगर मामा उनकी डोरियों को अनदेखा करते हुए केवल अपना मनचाहा करते रहे थे। वे भी जिद्दी थे। मामी के सरोकारों से निर्लिप्त निर्विकार बने रहने वाला भाव भी मामा ने अपना लिया था। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी सारी जायदाद के 2 हिस्से कर दिए, जिसमें एक अपने नाम रखा और एक अपनी बहन सुमित्रा के नाम कर दिया था, प्यार से जिसे वे मित्रों कहते थे। मामी के मन में एक बीज विष पड़ गया था। उन्होंने मामा के मत का विरोध ये कहकर जताया कि सुमित्रा तो खुद ही इतनी बड़ी जमीन जायदाद की मालकिन है, हमारे योगी का हिस्सा काहे दे रहे हो उन्हें? जब बहन को हमने माँ बाप बनकर पाला है तब उसका ध्यान हम ना रखेंगे तो कौन रखेगा? रही सातनपुर की जायदाद की तो वो जमीन तो विवादों में फंसी है। हमने महेंद्र जी से कह दिया है कि जिंदगी की कीमत पर जायदाद लेने की जरूरत नहीं है। मामी की मर्जी के खिलाफ मामा के पास लंबी चौड़ी दलील थी, जिसने मामी की बोलती भले बंद कर दी थी, पर मामा की सदाशयता के लिए मामी ने कभी माफ नहीं किया था उन्हें। मामा मामी और माँ का क्या बिगड़ा होगा ये बात तो वही जाने, पर इस सबके बीच सोमू तो त्रिशंकु बन गया। जहां मामा की जान बसती थी सोमू में, वहीं मामी के प्राण सूख जाते थे सोमू को देखते ही। उनके जिह्वा की नोक पर रखे कुत्ता हरामी जैसे शाब्दिक खंजर सीधे सोमू की छाती में उतर जाया करते थे। दुख की गांठें सोमू के मन में भी कम नहीं थी। उसकी रुलाई फिर फूट पड़ी थी। ले चाय पियो, कब के चले हुई हो, मुंह देखो कैसे न उतर गवा है। मामा ने उसकी सुप्त और बहकी हुई चेतना के द्वार खटखटाए तो सोमू गहरी नींद से जैसे जागा था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मामी की हंसी भी नहीं, जो पता नहीं कितनी असली है और कितनी नकली है। उसे अपने चतुर्दिक एक अजीब से रहस्य का जालासा बना दिखाई पड़ रहा था। तभी लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। रात और अंधेरे का महामिलन एक रहस्य लोक की सी रचना कर रहा था। 1 वर्ष पूर्व तक उसकी 7 पुश्तों तक को खूनी हत्यारा बलात्कारी कहकर कोसने वाली मामी अचानक किस मजबूरी के तहत सोमू को योगी भैया की जगह बैठा रही थी। उसे उसके सोमुआ के नाम से नहीं, सोमू के नाम से पुकार रही थी। योगी भैया की जूठन वाला खाना खिलाने वाली मामी ने उसे माफ किया तो कब, जब देखने को मामा ही नहीं रहे थे। जाहिर है मामी की नाराजगी सोमू से रही तो फिर उसके पिता से भी रही होगी, पर अब जब उनकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में कट गई तब माफ करने का फायदा ही क्या। कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती। सोमू क्या करे, मामी को उनकी किस किस गलती की सजा दे और किस किस के लिए माफ करे। सोमू गहरी सोच में डूबता जा रहा था। खाओ बेटा,
तुमने तो अब्बे पहले ही वाली नहीं खाई। मामी एक प्लेट में पकौड़ियाँ ले आई थीं। अच्छा छोड़ो, ये ठंडी हो गई है, तुम ये खाओ गरम गरम। मामी ने गरम पकौड़ियाँ प्लेट में रख दी और कुछ देर उसे देखती रहीं, फिर बोली, बबुआ अब जो होगा वा सो होगा वा, मामा तो तुमरे रहे नहीं। मुला तुम अब हमें का मामा की जगह समझो, यहाँ का सब कुछ अब तुम्हें को देखे का है बच्चा। तुमरे मामा की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। योगी तो कोनो काम के निकले नहीं, गांव वालों की गिद्ध निगाहें लगी हैं हमारी जमीन जायदाद पर। मामी सरगोशी के स्वर में बोलती जा रही थी। वो कुछ बोलता, मामी ने इस बार चाय का कप उठाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया था। ले चाय पियो, ठंडी हुई रही है। उसने ठंडी हो चुकी चाय को जैसे तैसे कंठ से उतारा और झटके से उठ खड़ा हुआ। मामी मैं जरा अपनी किताबें देखना, उसने हिचकते हिचकते मामी के सामने अर्जी रखी। अरे पूछत का हो, तुम्हार घर है, जो चाहे सो करो, मामी ने अतिरिक्त लाड़ घोल कर कहा। सोमू ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया कि मामी ने पीछे से हाँक लगाई। बेटा किताबें जरा संभाल के निकाले हो, देखो वो कीड़ा मकोड़ा ना बैठा होए। मामी के मन की अतिरिक्त चिंता देख सोमू को मामा की याद आ गई तो उसका मन भीग आया था। छोटी उम्र में अंतिम बार अंधेरे में देखे माँ के चेहरे का अक्स उसकी आंखों में उभर आया था। लंबे लंबे डग भरता हुआ वो मामा के कमरे में घुस गया। किताबों का तो बहाना था, उसे मामा की लिखी गई बिना पोस्ट की गई चिट्ठियों की तलाश थी। वो जानता था कि भले मामा की लिखी चिट्ठियाँ उसे बहुत समय से नहीं मिली, पर मामा ने लिखकर रखी जरूर होंगी। उसके मामा का सोमू से बातें करने का यही एक तरीका था। वे चिट्ठियाँ लिखकर रख लेते थे और जब वो आता था तब उसे दे देते थे। वो भी मामा की चिट्ठियाँ उनके सामने न पढ़कर ले जाकर हॉस्टल में अपने रूम में एक एक कर हर रोज़ पढ़ता था। उसे चिट्ठियाँ खोजने में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। सदा से मामा की सबसे महफूज जगह रामायण में रखी चिट्ठियाँ देख उसने झपट कर उन्हें उठाया और माथे से लगा लिया। बहुत देर से भीतर ही भीतर शांत मन आंसुओं का बांध तोड़कर उबल पड़ा। वो चिट्ठियों की चुहन में मामा का साथ महसूस कर रहा था। उसने चिट्ठियों को उलट पलट कर देखा और सबसे ऊपर वाली चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। प्रिय बेटा सोमू, अभी तक की लिखी गई चिट्ठियाँ और इस चिट्ठी में जमीन आसमान का भेद है। मैं जो लिखने जा रहा हूँ उम्मीद है तू समझ सकेगा। तेरे पिता जेल में जितने तड़पते हैं उतना ही मैं इन घर नुमा दीवारों में तड़पता हूँ। जब से मेरे जीवन में वो हादसा हुआ है तब से तुम और तुम्हारे पिता ही मेरी दो आंखें हो। हाँ, एक आंख में रोशनी की उम्मीद तो अब बची नहीं। दुनिया को अब तेरी वाली आंख से देखने की उम्मीद कर रहा हूँ। बेटा तुझे शिकायत होगी कि अब तक मैंने तुझसे ये सारी बातें छुपा कर क्यों रखी। तुझे क्यों नहीं बताया कि तेरे जिस पिता के नाम पर तेरी मामी और दुनिया वाले कीचड़ उछालते आ रहे थे, जिससे तेरी मामी का बलात्कारी व तेरी माँ का कातिल ठहराया जा रहा था, वो निर्दोष है। उनकी इसी बेगुनाही के लिए उन्हें हुई फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदलवाने के लिए रात दिन एक करता रहा। अगर ऐसा ना होता तो मैं क्यों करता। मेरे इस करने पर कई बार तेरी भी आंखों में एक टीसता हुआ सवाल देखा था मैंने, पर तू तब इतना छोटा था कि दुनिया के छल युक्त भारी भरकम शब्दों से तेरा परिचय कराने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया था। सोचता रहता कि जब तू अपनी परिपक्व सोच के साथ दुनिया देखना शुरू करेगा तब खुद ही मेरी करनी के मायने तुझे समझ आ जाएंगे। बेटा तूने तो सिर्फ अपनी माँ की रक्त रंजित लाश देखी थी, अपने पिता को पुलिस वालों के साथ जाते देखा था। उस घटना पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी थीं। घटना के पीछे का सच तुझे किसी ने नहीं बताया। तेरे पिता को बेकसूर कहने वाला और मानने वाला मैं अकेला था, इसलिए उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सका। कैसे करता? एक तरफ मैं अकेला और दूसरी ओर दुश्मनों की फौज। तेरे पिता के सौतेले भाइयों ने उनकी दौलत हथियाने के लालच में साजिश इतनी गहराई और सफाई से रची थी कि उन्हें बेकसूर ठहरा पाना नामुमकिन सा हो गया था। सही में जिस आदमी ने तेरी माँ का खून किया था वो उसी रात कुएं में गिरकर मर गया था या मार दिया गया था। कोई साबित नहीं कर सका। इधर दुख में बौखलाए तेरे पिता तेरी माँ के पेट में घुसा चाकू निकाल रहे थे, उधर साजिशकर्ताओं ने चिल्लाकर आधा गांव इकट्ठा कर लिया। दूर से भले ये सिनेमा का सीन लगे मगर थी हकीकत। गांव वालों के आगे मैं गिड़गिड़ाता रहा मगर सबने माना वही जो अपनी आंखों से देखा।
तेरे पिता के खिलाफ कोर्ट के पास एक नहीं दर्जनों गवाह थे। फिर भला कातिल को फांसी की सजा सुनाने में क्या दिक्कत थी? जब कोर्ट ने उन्हें गुनहगार मान लिया तो समाज को तो मानना ही था। ऊपर से जो इंसान एक औरत की इज्जत लूट सकता है वो अपनी ही पत्नी का कत्ल क्यों नहीं कर सकता? इसकी अपनी पत्नी में दिलचस्पी ही नहीं रही होगी ना, तभी उसका खून। इस तरह की बातों का ओर छोड़ नहीं था। मेरे लाख न चाहने के बाद तेरे पिता ने अपने सौतेले भाइयों की वजह से उम्र कैद की सजा भुगती। रही बात तेरी मामी के बलात्कार के आरोप की, तो तेरे पिता किसी औरत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। फिर ये तो मेरी पत्नी और तेरी मामी थी। तेरी माँ का कत्ल जैसा अपराध करना तो दूर वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उन्हें मैं शायद उनसे भी ज़्यादा जानता था। तू नहीं जानता होगा, तेरे पिता और तेरा मामा सहपाठी रहे थे। छठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई हमने साथ साथ ही की थी। स्कूल में लोग मुझे राम और उन्हें हनुमान कहते थे। तेरे पिता मेरे अंधभक्त रहे थे सदा। नहीं तो भला मैं किसी ऐरे गहरे के साथ अपनी इकलौती बहन के भविष्य की बात सोच भी कैसे सकता था? पर कहाँ जानता था कि मैं अपनी बहन के लिए जिस सुनहरे आगत की रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ उसमें आग लगाने के लिए कोई पलीता तैयार किए पहले से बैठा है। मेरी आंखों के सामने तेरे पिता का जीवन षड्यंत्रों व कुचक्रों के लाक्षागृह में भस्म कर दिया गया और मैं अपनी बहन को खोकर भी कुछ नहीं कर सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। तेरे पिता चलते फिरते पत्थर के बुत बनकर रह गए हैं। उन्हें देखने वाले कहते हैं कि वे इतने वर्षों में किसी से भी एक शब्द नहीं बोले हैं। मैं जब उनसे मिलने जाता हूँ मुझे भी वे टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं। बहुत हुआ तो धारो धार आंसू बहाने लगते हैं। मैं जब तेरी राजी खुशी का समाचार उन्हें देता हूँ तब जाकर उनके आंसू थमते हैं। इस बात पर कई बार पूछा कि सोमू को ले आऊं, क्या देखना चाहते हो, पर वे हमेशा मना कर देते हैं। एक बार जब बहुत कहा तब सलाखों से सिर पटक कर माथा फोड़ लिया। मैंने भी कहना छोड़ दिया। बेटा, इस दुनिया में इंसान से बड़ा कोई फरिश्ता नहीं है तो उससे बड़ा कोई दरिंदा भी नहीं, वरना तेरी मामी अपने एक छत्र साम्राज्य की स्थापना के लिए अपनी अस्मिता को दांव पर न लगा देती और एक मासूम बेगुनाह इंसान को इस तरह जलील व लांछित होकर रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर भागने पर मजबूर न होना पड़ता। मुझे तो लगता है कौरव पक्ष के किसी क्रूर योद्धा ने ही तेरी मामी के रूप में जन्म लिया और दुर्भाग्य मेरा कि वो मेरी पत्नी बनकर मेरी दुर्दशा की इकाई बन गई। उसके इस कृत्य के लिए मैं इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसे वो सब दे दिया है जो वो चाहती थी। बेटा, पैसे से अधिक माया मोह रखने वाले इंसानों से ज़्यादा लगाव नहीं रखते। तू भी दूर ही रहना। दौलत की भूखी तेरी मामी ने इस घर को अवसाद, उदासी और दुख का स्थायी बसेरा बना दिया है। योगी हमारा नहीं उसका बेटा है। उसे सुधारने का वक्त बहुत पीछे छूट गया है। वैसे मैं समझाऊं भी तो क्या, मेरी बात उसने कभी मानी ही नहीं। खैर, जो होना था हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। मैंने तेरी मामी की एक छत्र साम्राज्य की इच्छा जरूर पूरी कर दी, मगर खुद को उससे काट कर बाहर वाले कमरे में सीमित कर लिया है। अब ना मैं उससे कोई मतलब रखता हूँ, ना हाय हाय ना किट किट। मेरा खाना पीना तेरे मुन्ना मामा के यहाँ से चलता है। मैंने अपने लिए वो नदी पार वाला खेत रखा है, बस इससे मेरा खर्च आराम से चल जाता है। मेरे बाद वो तेरे नाम रहेगा। तेरे पिता को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था, इसीलिए पुराना बगीचा मैंने उनके नाम कर दिया है। जेल से छूटने पर उनसे कहना कि वे उसी में रहें। वहाँ बने कोठार में एक लैट्रिन बाथरूम और बन जाए तो ठीक रहेगा। हो सका तो जल्दी ही काम भी करवा दूंगा। उनका खोया मान सम्मान और जेल में गल गए उनके 14 वर्ष तो कोई वापस नहीं कर सकता, पर सोमू बेटा, अपने पिता की बाकी बची जिंदगी में इतनी खुशियाँ देना उन्हें कि वे अपने छिन्न भिन्न विगत को सिरे से भूल जाएं। और मैं ये जानता हूँ कि तू ये सब करने में सक्षम है। तुझे जमाने भर की खुशी का आशीर्वाद देते हुए लिखना बंद करता हूँ। तुम्हारा मामा। चिट्ठी का एक एक शब्द सोमू के आंतरिक घावों पर मरहम लगा रहा था और सारे सत्य का खुलासा करता हुआ लग रहा था। सोमू का मन भीग रहा था। मामा ने कितने जतन से उसके पिता को बचाए रखा और उसे भी, वरना क्या वो खुद बचा रह पाता? जब पिता से मिलने का वक्त करीब आया तब मामा की तकिया पर सिर रखकर वो फूट फूट कर रो पड़ा।
काश आज मामा होते तो देख पाते कि उसके भीतर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है इन 2 सालों में। उसकी छाती पर मामी ने जो ग्लानि व अपराध बोध की भारी शिला रखी थी वो कब की हट गई है। जब भी मामी के काटते छीलते शब्दों से उसकी आत्मा से खून रिसने लगता, मामा झट नपे तुले शब्दों का मरहम चुपड़ देते थे उसके घावों पर। नियति ने मेरे मामा को रिश्तों की कंगाली क्यों सौंप दी? सुना था स्त्री के हृदय में करुणा का सागर बसता है। काश मामी भी एक सहज सामान्य औरत होती। एक विकृत मानसिकता कैसे एक हंसते खेलते परिवार को नर्क में झोंक सकती है, उसे सब याद आ रहा था। उस वाकये को गुजरे भले 17-18 साल हो गए हों, पर वे रातें और उनके खौफनाक मंजर आज भी उसकी आंखों की नींद नोच लेते हैं। मामी की चीखें उसके कानों में शीशा उड़ेलने लगती हैं। पिता का भय से सफ़ेद पड़ा चेहरा, उनकी थरथर कांपती देह और माँ का रक्त रंजित शव। पुलिस का पिता को घसीट कर ले जाना, कुछ भी तो नहीं भूला वो। उस त्रासदी के बाद मामा का सोमू को लेकर इस घर में आना, मामी का उसकी 7 पुस्तों का अर्पण तर्पण करते उसका हाथ मुँह धुलाना, फिर उसके आगे खौलते दूध का कटोरा पटक कर पीने के लिए बार बार कहना। गर्म दूध के छींटों से पाँव में पड़े फफूंदों के निशान आज भी उसके दाहिने पाँव की पिंडलियों पर मौजूद हैं। एक एक कर मामी के किए कुकृत्य उसे याद आने लगे थे। वो बहुत बेचैन हुआ जा रहा था। अतीत की काली परछाइयों के पीछे कब तक भागते रहोगे? इस अंधी सुरंग के बाहर आने वाला सुनहरा कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके भीतर से शायद नन्हा सोमू बोला था। उसकी आवाज़ पर मन केंद्रित कर उसने सोचा, इससे पहले कि बदली हुई मामी उसे खाने के लिए कमरे में बुलाने आए, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बुरे व्यक्ति का आपा कब पलटी खा जाए कौन जाने। अब तो मेरे मामा भी दुनिया में नहीं, मैं अगर फंसा तो कौन छुड़ाएगा? उसने जल्दी से चिट्ठियों के साथ मामा की रामायण सीने से चिपकाई और दबे पांव आंगन से निकलता हुआ बाहर सड़क की ओर भाग लिया। दूर से एक बस आती हुई उसे दिखाई पड़ी थी। वो जल्दी से सड़क की दूसरी ओर जाकर खड़ा हो गया। मामा की चिट्ठी पढ़ने के बाद से उसका मन किसी घायल पंछी सा धड़क रहा था। उसने स्थिर होने की चेष्टा में सोचा, आती हुई बस भले गंतव्य पर न ले जाकर कहीं और भी ले जाएगी, लेकिन बैठ जाऊंगा। जहां चाह कर भी मामी का साया उस तक ना पहुंच सकेगा। बस आई और सोमू को लेकर चल पड़ी। मामा की चिट्ठी के अनुसार जेल से छूटने पर सोमू पिता को अपने जीवन में जिंदादिली से शामिल करने की भूमिकाएं बनाने लगा था। अंदर से दहकते मन को जब खिड़की से आती हवा ने गुदगुदाया तो अनायास वो सीट से टिक गया। राहत ने सोमू के मन को थपकना शुरू किया तो उसकी ठंडक महसूस कर उसकी आंखें बंद होती चली गईं। अभी आप सुन रही थी लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की कहानी त्रिशंकु। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।